एक तो सर मैं पता नहीं, मैं अभी आज भी डिस्कस इनसे कर रही थी। मैंने कहा कि आंखें खोल के रखो बच्चों, आपको ना आंखें खोल मतलब के यानी रखो। कि पिछले कुछ अरसे से ना जी। कई लोगों पे कई दफ़ा होता है कि आपको बड़ा ट्रस्ट होता है या आपको पता होता है कि यार ये बंदा ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना। और आप पे फजूल के पर्दे खुल जाते हैं। मतलब मैं ख्याल से शायद आपका ज़र्फ़ आपका बढ़ा रहे होते हैं अल्लाह मियाँ या कुछ भी। सर मैंने आपको देखा है कि आपको छट्टा कट्टा सबका पता होता है। अपने बच्चे का तो पता होता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वैसे ही अपने बच्चे को जिसको आपने दुआ कराई है, बड़ा किया है, ये वो, उसका तो आपको पता होता है। मैंने कभी आपके एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं लगता कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है ना। ऊपर से जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है ना, मैं ये सोचती हूँ, मैं आपसे ये पूछती हूँ, आप बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? आपका ना शो होता है और आप वाकई जो मिशी कह रही है ना, अपनी लर्निंग के लिए मतलब मैं मतलब सर इंस्पायर होती हूँ इस मतलब बात सर से मैं ना, कि मुझे पता ना मैं चले जब शो दुआ लगा। में ना शुरू में जब आई ना, तो मैं ये समझती थी कि ये जो दुआ में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत प्योर हैं, असल में प्योर हैं। इतने प्योर हैं कि मतलब बाहर वाली दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है। लेकिन मुझे मतलब कभी मैंने 15 साल में आपसे कभी डिस्कस नहीं किए लोग, ठीक है ना, मतलब कभी भी नहीं किए, ना मेरा मसला है ये। लेकिन ना कुछ अरसे से मतलब यानी कि एक बंदा एक बात करता है, ठीक है, और वो उसको मतलब यानी कि दूसरे ही लम्हे वो वही हरकत कर रहा है, ठीक है ना। या ये मैं ये बात समझती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जी आप पढ़ाइयाँ ना करें, ठीक है ना, क्योंकि हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। इसी तरह जो दुआ है, हम बोल कुछ रहे होते हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो हम उसी स्टेट में हैं, ठीक है ना। अब हम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। पिछले दिनों मुझे दो एक्सपीरियंसेस हुए। एक तो ये था कि मुझे ना एक हरकत पे किसी की बहुत गुस्सा आया, ठीक है ना। मैं इतना गुस्से में चली गई कि मैंने ये सोचा कि मैंने सर से अभी बात नहीं करनी, ठीक है ना। सर लिटरली उसी वक्त मतलब मैंने एक चीज़ सोची कि मैं ऐसे हरकत करती हूँ, मतलब उस वक्त ना मुझे आपकी आवाज़ आई है, ठीक है। मतलब लिटरली मतलब मैं बहुत गुस्से में थी कि मतलब मेरी सेंसेस ख़त्म हो गई थी, ठीक है। किस दिन की बात कर रही हो? सर पिछले दिनों को एक इंसिडेंट हुआ मेरी ज़िंदगी में। हाँ। मैं गुस्से में गई, हाँ। तो मैंने सोचा कि इस वक्त मैंने सर से बात नहीं करनी, या मेरे ख्याल में भी सर को नहीं लाना, ठीक है ना, और मैंने ये फलानी एक हरकत करनी है टीज़ करने के लिए। आप भी कोई एक्शन हाँ, लेने लगे? मैं काउंटर अपना अटैक। सोच रही थी। सर लिटरली उसी वक्त मेरे अंदर से आपकी आवाज़ आई है, ठीक है ना, कि सदफ ये नहीं करना, ठीक है ना। वो जो मेरा गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे गया हुआ था ना, एकदम से मैं इतनी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो ठंडी गई, नहीं होगी उसके मतलब साथ, उस आवाज के साथ एक खौफ की लहर होगी। वो मैं हो गई। और मैं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि ये आवाज़ आ सकती है, जी। ठीक है ना। और आपने वो पूरी मुझे वो जवाब दिया। आवाज जरा मेरी थी, मैं नहीं था। सच नहीं, आवाज आप ही मेरे थे। जैसी थी। आपने मुझे एक बात का जवाब दिया कि ये काम इसलिए नहीं तुमने करना, हाँ। ठीक है ना, वो आपने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। तो वो जो मुझे जिस पे गुस्सा था वो तो असल में गुस्सा ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने शो नहीं कराया कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। गुस्सा खत्म हो गया, उल्टा पिता पानी हो गया। लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हुआ, ठीक है। फिर दूसरा मुझे ये हुआ कि जब मैंने लोगों के ये देखे ना चीज़ें देखी या कुछ भी जो भी मैं देखी, कई दफ़ा दुआ में भी कई बहुत चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो काउंटर अटैक भी हो रहा होता है, या मुझे नहीं समझ आती कि आपने जो सर ने आपको बताया है, ठीक है ना, आप उस पर रहें, ठीक है ना। उसकी मेरी लर्निंग कोई और होगी, मिशी की कोई और होगी, फलाने की कोई और होगी, हर किसी की अपनी लर्निंग है और हर किसी का सफ़र इतना खूबसूरत है। आप वही बात जो आप कहते हैं कि नोट्स मैच नहीं करने, ठीक है ना, तो आप क्यों किसी को सीधा करना है आपने। अब मेरा ये सवाल है कि स्पेशली जो जिन्हें मैंने दुआ कराई हुई है ना, या जो मेरे पास इधर जो आ रहे हैं, चले वो मेरे लिए आ रहे हैं या इस दुआ सेशन के लिए आ रहे हैं, इनके आप मास्टर ना बने, इनको आप सीधा करने की कोशिश ना करें। ये मतलब प्यार मोहब्बत में आपकी आपस में दोस्तियां हैं, आप लोग आपस में सेमिनार्स या उर्स अरेंज करते हैं, वहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ आपकी यूनिटी होनी चाहिए।
वहाँ आपकी डेडिकेशन ऑफ वर्क जो है वो इस किस्म का होना चाहिए कि आपको किसी के कहने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो आप वॉलंटियर कर रहे हो। वो सॉरी टू से उसमें मैं ज़रूर ये नोट करता हूँ कि जितने नए लोग होते हैं उनका जज्बा और होता है, जो पुराने होते जाते हैं उनका जज्बा और होता है। और थोड़े वो मेरी वजह से शायद हेजिटेंट भी हो जाते हैं पुराने लोग, कि उन्हें पता होता है कि ये बहुत ही एकदम सर डांट देते हैं, एक तो सर का पता नहीं चलता सर को क्या पसंद आता है, सर को क्या नहीं पसंद आता, तो शायद पुराने लोग झिझक के ज़रा पीछे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एक दूसरे को भी डिस्करेज कर देते हैं। ठीक है, उसे कहते तुम बड़े एक्टिव हो रहे हो ना, अगले साल देखेंगे अब तुम्हें भी अभी पता चल जाता है, या इस तरह की बात कर देंगे शाम को जब डांट पड़ जाएगी कि मिल गया रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें एक दूसरे को डिस्करेज भी करती हैं और ख़राब भी करती हैं। जहाँ इकट्ठा काम है, जो इकट्ठा काम है, इज्तिमाई काम है, जैसे दुआ सेशन को अरेंज करना है। अब मैं कमल को सल्यूट करता हूँ, इससे पहले सबा वहाँ करती रही हैं। मतलब ये कोई ये अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की काकी है, और ये यहाँ पे कई बार मेड्स की तरह काम कर रही होती है, या वो वाली चीज़ भी माथे पे शिकन लाए बगैर काम कर रही होती है, जो शायद आपकी मेड भी जो है ना बुड़बुड़ किए बगैर नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह और भी ये जितने लोग लंगर दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, अम्मा जी को देख लो, आज तक बिलाल को उन्होंने गुस्सा नहीं जाने दिया। तो ये ऊपर से आफ्ताब अली और ये अम्मा जी जैसे लोग या मजूबान जो हैं, ये तो अपनी जगह ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये जैसे भी हैं इन्होंने ऐसे ही रहना है। आप लोग उल्टा नुकसान भी इनसे उठा सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें सर्व करना ही करना है। तो ये बड़ा जज्बे की बात है। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअली जब आप बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के बारे में जजमेंटल ना हो। यही चीज़ कि नहीं सर इसको ज़्यादा ही लिफ्ट करा रहे हैं, या ये शायद सर को एक्सप्लॉइट कर रही है, या ये क्या इधर आके जगह, ये इस जगह पे पता नहीं क्या है, ये कुर्सी के नीचे घुस जाती है, ये वाली ने इस कोने को ये क्या है। ठीक है, ये अगली बार हमने भी इधर बैठना देना। अगर आप नहीं इधर बैठे हुए तो अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर डिफरेंस है, जैसे आप में से चंद को मैं कहता हूँ कि यार तुम इधर आके बैठ जाओ, कुछ मैं कहता हूँ तुम इधर बैठ जाओ या सामने बैठ जाओ। उसमें भी घुसने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको अगर कहीं भी बैठ के आराम से आप जिस काम के लिए आए हैं, या दुआ सेशन को अंडरस्टैंड कर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप जो भी लेने आए हैं, या सुकून है आपका, या वो आपका हो रहा है ना, मसला चुप करके करें। ये चंद जो एक्सेप्शनल केस हैं, ये डिफरेंट केस हैं, इनमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी के पास जितने लोग दुआ करवाने वाले थे, अभी भी जो दुआ करा रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो म्यूज़िक थेरेपी या धमाल थेरेपी अब कर रहे हैं। वो सिर्फ सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ है। बहुत कम हैं जो अली हक वाली दुआ कराते हैं, बल्कि वो बहुत ही कम को कराते हैं। ठीक है, बहुत ही कम है जो मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली या हुसैन वाली दुआ या धमाल थेरेपी को यूज़ करें। और इस तरह के बच्चों को, या मजजूब कह लो या पागल कह लो, या जो ये आफ्ताब अली जैसे बच्चे हैं, इन लोगों को तो आलमोस्ट कोई डील नहीं कर रहा। ठीक है, बाबा जी के दौर में मैं ये चीज़ देखता था कि बाबा जी बहुत बहुत सीनियर्स को एकदम कह देते थे कि ये काका तुम छोड़ दो, इस काके को मेरे हवाले कर दो, या ये काकी तुम्हारे बस की नहीं है, काके बेटा आप इधर आओ, ये वो, ठीक है आप ये मेरा नंबर रख लो बेटा, आपने मुझे डील करना है। और वो लोग भी जान छुड़ा लेते थे, या उन्हें भी होता था कि ठीक है बाबा जी ने कह दिया, किसी को ये मसला तो नहीं होता था, बाबा जी से तो सीख रहे होते थे, बाबा जी ने कह दिया यू कांट हैंडल, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मेरे बारे में शिकायत लगी कि ये बहुत ज़्यादा अली हक वाली दुआ कराता है। बाबा जी ने कह दिया कि उसको छोड़ दो। ठीक है, मेरे खैरखा ही थे, मेरे घर वाले ही थे, या इवन डॉक्टर मैमूना कह लें,
उन्होंने ही बाबा जी को कहने कि बाबा जी जे बी को बताएं हर बात में अली हक करा रहे थे। उन्होंने कहा इसको रहने दो, इसको करने दो। मुझे उन्होंने बाद में ही बताया, मुझे नहीं पता था। फिर किसी ने मेरे बारे में ये बात की बाबा जी को, बहुत सीनियर बंदे ने, कि बाबा जी ये तो मुनाफिक है, इसको कुछ नहीं होता दुआ से। बाबा जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये भी ऐसे लोग होते हैं, सुन्न होते हैं। तो उन्होंने कोई उन्हें एक आध और एग्जांपल दी कि तुम्हारे लोगों में जो तुम्हारे करीब है उसमें से फ़लाँ को देखो, ठीक है। अच्छा, फिर उन्हें ये नहीं समझ आई, एक और बहुत ही सीनियर साहब हैं, मैं बाबा जी की मौजूदगी में बाबा जी ने कहा इसको डील करो या किसी को जो दुआ करा दो। मैं दुआ करा रहा था, उनको लग रहा था कि मैं अनड्यू डिले कर रहा हूँ, लंबा कर रहा हूँ। वो भी बैठे देख रहे थे, ठीक है। बाबा जी उनसे बात कर रहे हैं, बाबा जी उस काकी को डील कर रहे हैं, मैं इधर। तो ये बंदा, वो सीनियर बंदा बैठा देख रहा है, बहुत ही सीनियर। तो उसको लग रहा है कि ये बात को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये इसको ठा चपेड़ मारे या इसको कहे। मैं प्यार से, जो आप कह रहे हो, आपके चेहरे से नहीं पता चलता या आपके बिहेवियर से नहीं पता चलता कि अगला बंदा आपको ब्लफ कर रहा है या क्या कर रहा है, नहीं, मुझे नहीं पता चलता, ठीक है। अब मैं तो पूरी ईमानदारी से उसको घोल के, शरबत इजी करके, पैलेटेबल करके, शुगर कोट करके उसके गले के अंदर किसी तरह दुआ जो है ना घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एकदम फट पड़े, जो बहुत सीनियर साहब थे, वो एकदम फट पड़े। उन्होंने उस बंदे को एकदम से कोई बात कही, ठीक है। अब वो बंदा डर गया, ठीक है, डर गया और आलमोस्ट उनके पाँव में आके बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दे। और मैं भी स्टन हो गया कि बात उन्होंने ठीक की थी और वो मुनाफिकत कर रहा था या हडरामी कर रहा था या रामजदगी कर रहा था या रामतोपी कर रहा था या झूठ बोल रहा था, व्हाटएवर जो भी कर रहा था। वो उनके आगे पाँव में माफ़ी मांगना शुरू हो गया। तो मैंने बाबा जी की तरफ देखा, बाबा जी के चेहरे पे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल था, लेकिन मैं तो इम्प्रेस्ड था और मैं शर्मिंदा भी था कि यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था और इन्होंने तो बड़ा सही किया इसको, ये क्या कर रहा था। लेकिन बाबा जी ने उस बंदे को, वो जो माफ़िया मांग रहा था, उसको अचानक कहा कि बेटा बाबा आप उठो और आप जाओ और कल मेरे से बात करना। दाता आना, बाबा जी दाता साहब भी कई बार बैठते थे, दाता आना फ़लाँ टाइम पे मैं उधर हूँ। उसको भेज दिया। अब वो जो सीनियर साहब थे वो बाबा जी को कहने लगे, मुझे डांट के एक किस्म का कहने लगे कि यार तुम क्यों, क्या मज़े तुम ले, तो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था। तो बाबा जी ने बड़े आराम से, मैं अभी स्टानी था, तो उन्होंने कहा उसको नहीं नज़र आता। अब चूंकि उन्हें नज़र आता था तो उनको ये हजम, उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी। बाबा जी मतलब वो इन्होंने दुआ कर ये वो है बकवास कर रहे हैं, मैनू इत्थे बैठे मतलब की कर रहे ये वो फिर 15 मिनट इन्होंने हो गए सर। थोड़े से वो बैकफुट पे गए। बाबा जी ने, मुझे याद है आज तक, वो कभी कभी ना कारपेट पे भी छड़ी को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते, ऐसे कहते हैं कि काका बाबा मैंने कहा था ना उसको दुआ कराए, ठीक है, मुझे पता था कि तूने उसे चीर फाड़ देना है, ठीक, लेकिन उसको उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। तूने उसको बीच चौक नंगा कर दिया, वो डर गया। उसको डरा के नहीं मनवाना था जब तक वो अंदर से ना माने। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, मुझे तो पता नहीं था, ना मुझे कोई नज़र आता ना मुझे पता था कि ये क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, आई डोंट नो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने दोबारा फिर कहा, कुछ देर के बाद मैंने कहा मैंने उसे कहा था ना दुआ कराए, ठीक है, उन्हें स्पेसिफिकली कहा, मैंने उसे कहा था ना दुआ कराए, वो इसीलिए कहा था कि वो उसके मिजाज का था या पता नहीं किसका था, ठीक है।
मैंने कोई समझ नहीं आ रही थी ये क्या बात क्या हो रही, मुझे अपनी गलती लग रही थी। मुझे यही समझ आ रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई उस बंदे की शायद, या वो वाकई मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और इन्होंने बड़ा ठीक किया, एकदम से डांटा है उसको और ये जो भी उसका कोई पॉइंट पकड़ लिया है। और लेकिन बाबा जी की तरफ से अप्रूवल नहीं था। मैं चुप रहा। एक और डॉक्टर साहब होते थे, वो बीच में फिर बोले। मैंने कहा लेकिन बाबा जी अब इन्होंने भी, वो सैयद बादशाह थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा अभी शाह साहब ने देखे उसे दोबारा दुआ कराइए तो वो कांप रहा था ये वो फलां। तो बाबा जी ने एकदम उसे कहा कि एक बात याद रखना अयूब, डॉक्टर अयूब थे वो भी डॉक्टर हैं, मैदे जिगर के हैं, तो उन्हें कहते हैं अयूब कभी दुआ के ऊपर दुआ नहीं करानी, ठीक है। मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा था कि बाबा जी डिड नॉट लाइक दिस ऑल, लेकिन मैं चुप था, मुझे सब पता ही नहीं था, ठीक है। बाद में वो शाह साहब जो थे उन्होंने कुछ अरसे के बाद मेरे से किसी जगह पे इकट्ठे हम ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने तब मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब आप दुआ कराते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। मैं कहा जी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। मैं कहा यार ऐसा किमें हो सकता है। मैं कहा जी आपको नज़र आता है हमें नज़र आता है, ठीक है। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार ये बाबा जी ने नज़र आने वाली दुआ मुझे नहीं कराई, ये क्या चक्कर है। मैं बाबा जी से बात की, मैं कहा बाबा जी वो इस तरह मुझे बता रहे थे, और भी कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एकदम से अगले बंदे को कुछ कहते हैं और वो उन्हें नज़र आता है। तो मुझे कहते हैं काका बाबा मेरा ख्याल है कि तू बहुत बुरा असर करेगा अगर तुझे नज़र आना शुरू हो गया। हंस के मुझे कहते हैं तू अदालत लगा देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई, तूने अदालत लगा देनी है तो अच्छा चलो देखते हैं। वैसे बाबा को भी कुछ नज़र नहीं आता। मैं कहा बाबा जी मैंने नहीं कहा मुझे नज़र आए, लेकिन मुझे क्यों नहीं नज़र आता, इन्हें क्यों नज़र आता है। हंस के कहते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं। मेरी ज़िंदगी की वो 2 या 3 दुआएं हैं जो मैंने अगले एक दिन में की, ठीक है। एक फ़ोन पे की और मैं गालियाँ देने पे आ गया, ठीक है। मेरी वालदा ने आके मुझे बड़े गुस्से से मेरे से फ़ोन लिया, डांटा कि तुम क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और फ़ोन बंद करो नहीं तो नहीं करता तो क्या तुम कर रहे हो। अच्छा दूसरी मैंने हॉस्पिटल में 2 सामने बैठा के की, दोनों बंदों को, एक स्टाफ नर्स थी मुझे याद है आज तक, और एक हमारा वार्ड असिस्टेंट था, हॉस्पिटल का हमले का था। मुझे याद है कि मैंने उन दोनों को भी बस मारा नहीं मैंने, ठीक है। और वो रो रहे थे और कांप रहे थे और लरज रहे थे, मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे मुंह पे हाथ रख दें और साथ माफ़िया मांग रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि आपने किसी को बताना नहीं है, और अगर आपको मतलब आपको हम आइंदा तौबा कर ली अल्लाह मियाँ के, मतलब ये हो गया वो हो गया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग मेरे साथ ही इस हॉस्पिटल में काम करते थे और ये कुछ करते, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन थर्ड दुआ के ऊपर मुझे याद है कि वो जिस वक्त मैं बड़ी बुरी तरह वो वार्ड असिस्टेंट को डांट रहा था, तो बाबा जी का फ़ोन आता है मुझे कहते हैं काका बाबा क्या कर रहे हो। मैं कहा बाबा जी वो मैं ना इसको दुआ करा रहा था, ये चोरी करता है, ये मरीज़ों की दुआएं, मरते मरीज़ों की ले पता नहीं क्या। मैं कहा बाबा बात सुन, ओए हाजी साहब बात सुनो। मैं ठीक है उसकी जान छोड़ दे मर जाएगा। अच्छा मुझे कोई पता नहीं, मेरा तो बस नहीं चला सकता, कुट्टू मैं तो वो खैर चला गया। मैंने कहा तुम जाओ, ठीक है। ड्यूटी ख़त्म होते साथ मैं दोबारा बाबा जी को फ़ोन किया, मैं बाबा जी के पास पहुंचा, थोड़ी सी मुझे समझ आई, और मैं जब बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने कोई बात नहीं की, हंस के मुझे देखा और मुझे कहते हैं काका बाबा टीवी नज़र आ रहा है। मैं कहा बाबा जी मेरा टीवी ऑफ़ कर दें, ठीक है। तो क्या हुआ है, मैं कहा बाबा जी मैं पागल हो जाऊँगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन्हें। तो फिर मुझे समझ आई कि तूने अदालत लगा लेनी है। तो मुझे कहते काका बाबा उसका ज़र्फ़ देखा है। मैं कहा बाबा जी उसका ज़र्फ़ है, वो सब देख के
हमें बर्दाश्त करता है, हमें हमें कुछ नहीं कहता, उसे हमारे दिलों का, हमारी सोचों का, हमारी सोच की कमीनगी का, हमारी अंदर की ख्वाहिशों का, अपनी डिमांडों का, मतलब पता नहीं क्या क्या उसको पता होता है कि हम उसको उसकी तस्बीहां बयान फरमा रहे हैं और बीच में मस्का लगा रहे हैं, बीच में अपने मकासद हैं। हम बैठे हुए दुआ सेशन में आके हुए हैं, मकसद हमारे कोई और हैं। हम बाबा जी के पास आके बैठे हुए हैं और बीच में सोच कुछ और रहे हैं। मैं कि बाबा जी ये उसी का ज़र्फ है, ठीक है। अब मैं बाबा जी को बड़ा ना, और हालत मेरी ये, अकल मेरी इतनी थी कि मैं आप बाबा जी को वो तीनों केस सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे रंगे हाथों फ़ोन करके पकड़ा कि तू क्या कर रहा है। तो जैसे आप कहती हो आपके अंदर से आवाज़ आई, तो बाबा जी को पता ही होगा, पता नहीं क्या अल्लाह ने उनको जो भी था, उनको इल्म जो भी दिया हुआ था, वो तो उनका ज़र्फ था, वो शो नहीं करते थे। लेकिन अब उन्होंने एंड टाइम पे, और ज़िंदगी में मुझे 2-3 बार जब मैं गलती कर रहा था, ये एक बार अदल 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 मैंने किया, उन्होंने फट उनका फ़ोन है, क्या कर रहे हो। लेकिन ये भी जब केस मेरा था, मुझे आज तक याद है कि वो वाकई में अब भी सोचता हूँ कि स्पेशली वो जो नर्स थी, वो इतने एक गलत काम में वो तकरीबन लड़कपन से थी, और अपने ही घर के छोटे बच्चों को उसने ख़राब किया हुआ था कि मेरे सामने वो जो कुछ आया, मेरा बस मैंने उसको फिज़िकली मारा नहीं, ठीक है। मतलब मेरा दिल ही नहीं, दुआ क्या, मैं दुआ बीच में रह गई ना मेरा, तो मैं सिर्फ मैंने ये नहीं उसे किया कि भाई तुम तो दुआ के काबिल ही नहीं हो ना तुम्हें तो दुआ कर, मतलब मेरा ये हाल था कि उसको दायरे इंसानियत क्या ज़मीन से ही गायब कर दूँ। मतलब इतनी घटिया ये ऐसी, मतलब कोई कैसा हो सकता है। और वो बेचारी कांपी जा रही है, कभी मेरे मुंह पे हाथ रख रही है, कभी मुझे कह रही है मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें, ये वो। मैं अल्लाह को माफ़ी बाज, मैं ही नहीं तेनों माफ़ करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना बच्चों का हिसाब से, मुझे वो अजीब फीलिंग आए। मैं बाबा जी को यही कहा, मैं कहा बाबा जी तो मुझे कहते काका बाबा उसने जैसे रखा हुआ ना वही बेहतरीन है, ठीक है। अब आजकल कुछ केसेस पे मुझे हुआ है कि ख्याल सा आता है कि बाबा जी मुझे ऑप्शन दे दे, मैं कभी कभी टीवी ऑन कर जब मुझे मुसलसल कोई लोग जो हैं, मुझे रीसेंट टाइम्स में आप लोगों में से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा कोई बड़ा करीबी अजीज़ दोस्त है, वो रिसेंटली आया, तो मुझतो बाद मुलाकात हुई, मेरी वालदा को कहता है कि माँ जी है क्यों है, मुझे नहीं पता था, मैं नहा के निकला हूँ, वो आया हुआ तो मैं आके बैठा ही हूँ, तो मम्मी के साथ बड़ा फ्रैंक, तो कहता है कि माँ जी है क्यों है। मम्मी कहने होते मानदा ही नहीं, तू दस तेनों। अब मुझे कोई पता नहीं, मैं परेशान, मैंने कहा शायद मैं क्या करके आ गया हूँ, नहा के निकला हूँ, मुझे पता कुछ नहीं है। तो मैं क्या क्यों हो गया, तो मुझे कहता है कि मैं हर जगह यही बात करता हूँ कि सारे बूढ़े हो सकते हैं, जावेद नहीं बूढ़ा हो सकता, तो तुम्हारे में मैं बुढ़ापा देख रहा हूँ। तो अम्मी बोलना शुरू हो गई कि एजिंग स्टार्ट हो गई। मैं क्या यार नेचुरल फिनोमेना, कहता नहीं मैं नहीं मानता, कोई और बात है। तो फिर मैंने बताया कि एक दुआ सेशन में दुआ, ये मेरे दुआ के लोगों में से एक, और एक किसी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो मैंने उससे कहा कि मेरा लंगोटी है, चड्डी बड्डी है, बचपन का है, इसको मैंने कहा मैं क्या यार इन 2 लोगों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, बिकॉज आई गॉट फेल्ड, आई कैन नॉट कैटर दैम, आई कांट। मेरी ज़ाती दुआ आज तक मेरे रब से पिछले उस दिन बाबा जी से, वो जब जिस हालत में था उसके बाद से कभी कोई रही नहीं है, उसका मोहताज हूँ, बिन कहे पूरी करता है। तो एक मेरे मुल्क के लिए दुआ, और एक किसी काकी के लिए दुआ, उसकी दर्द या तकलीफ़ या जो भी है, या अल्लाह या मुझे उसका हाल बता दे या उसको खुद ही तू ठीक कर दे। लेकिन उस पर फेलियर जो है, या मैं उसके नहीं कर सका, वो दिस थिंग रियली इफेक्टेड मी।
मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो इस दुआ का मुझे कोई पार नहीं रहा कभी। वो नज़र आना ना आना मुझे नहीं पता। आप में से कुछ लोग दुआ कराते हैं, उन्हें नज़र आता है। मैंने कभी उन्हें मना किया हुआ कि वो सब में ना डिस्कस किया करें, वो बाकियों को वक्त पड़ जाता है, मुझे क्यों नहीं नज़र आता, ये क्यों नहीं होता, वो नहीं होता। ये भी बड़ा, जिस तरह आप कह रहे हो ना, आगे ही अजाब है, ये पता होना अजाब। नज़र आना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, ज़र्फ़ वो वाला आपका होना चाहिए। फिर उसके साथ ये है कि उसमें से आपने हिकमत, आपने कोई वो इम्प्रेस थोड़ा करना है अगले बंदे को, या कोई आपने कोई वो करामतें या महारतें थोड़ी दिखानी है। आपने उसमें से ऐसा उस अगले बंदे के लिए बेनिफिशियल पॉइंट बनाना है, उसको बताना भी इस तरीके से ना वो डरे, और प्लस वो उसको करेक्ट करे, और उसको मतलब उसमें से खैर निकले बस। मेरा वो ज़र्फ नहीं है। वैसे मैं वैसे जब मेरा टीवी ऑफ है ना, तो मैं हर बंदे को एक ही फेस वैल्यू पे लेते हैं बस, ये ठीक है। मैं उसको ना, मेरे से वो जजमेंटल हुआ जाता है ना, मैं करता हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि कभी, अभी तो वैसे भी लोग कम है, कभी आप लाइव में बात करें, या वैसे भी दुआ वाले लोगों पुराने, मुझे भी 8-9 साल हो गए। अगर आपने एक बात मेरी क्लैरिटी की जिसमें मैं फंसी थी, आज मैंने आज दोपहर में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में बात रह गई। मुझे लगा कि शायद ज़रूरत नहीं है, वक्त गुजर गया है, तो आपने क्या पुरानी बात करनी है। आपने एक बात अपना भी जो किस्सा सुना है बाबा जी वाला, ये पार्ट 2 है, तो हमेशा पार्ट 1 लिख देती है, उसको ठीक करना मुझे बाद में करना तो मेरा एक जेनेरिक सवाल था कि मैंने मतलब दुआ में ना, जो बंदा भी पहले दिन आता है ना सर उसको मत बताएं कि 10 साल बाद क्या होना है, प्लीज मत बताएं। वो 10 साल बाद नहीं आप नहीं बताते, दुआ के लोग बताते हैं, जो पुराने सीनियर लोग होते हैं। ये हाँ, सीनियर लोग पुरानों को बहुत खराब करते हैं। मैं नहीं कहती कि सर वो मतलब मैं नहीं कहती वो उनका कोई इंटेंशनली गलत है, नहीं उसको या शायद अपनी तरफ से उसको हेल्प करने की कोशिश ऑनेस्टी में बताते हैं। उसको मत बताएं कि 10 साल बाद जो है ना गाड़ी कहाँ पहुंचनी है, देखना गाड़ी इसी स्टॉप पे नहीं रुकती, सही है, और ये देखना कोई बात नहीं, या उसको इसको जेस्चर भी मत दें, नॉट इवन विद योर एक्सप्रेशन। मतलब मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पहले देती थी, ठीक है ना, हमारी गंदी आदत तो थी, आपको पता है कि हम हंस देती होती थी बीच में, 1-2 लोगों ने माइंड भी किया, सही है ना। उस वक्त हमने कहा कि नहीं इसमें क्या बात है, क्यों हम लोगों ने माइंड किया, लेकिन वो बदतमीज़ी थी, ठीक है, वो आपको नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़े न्यूट्रल एक्सप्रेशंस रखने की कोशिश करती हूँ कि नए बंदे को फील मत हो कि भाई मैं पुरानी हूँ, मुझे बात की समझ आ गई है, सही है, तो वो मत करो, ठीक है। एक तो उसको मत समझाएं, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे सामने ना सर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे आज आप अक्सर वक्त किसी को कहते हैं तुम दुआ करा दो, आपने देखा कि हर बंदे के अल्फाज भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और वो कोई बंदा 15 मिनट लगाता है दुआ कराने में, कोई 1 मिनट लगाता है, कोई 2 मिनट लगाता है, कोई 3 मिनट लगाता है, कोई कहता है डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह कह दे, कोई बेचारा पता नहीं कहाँ से कहानी शुरू करता है कहाँ ख़त्म करता है, जो आपने अपना किस्सा सुनाया, ठीक है, डिफरेंस ये था, सही है। उसमें एक तो बहुत अच्छी बात होगी अगर तो इतना बंदा अक्लमंद हो के जी बाबा जी ने अगर कह दिया कि ये करेगा, ये तो बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा सब नहीं करते, सही है। यहाँ पे भी यही होता है, दूसरा बंदा आएगा, मेरे साथ ये हुआ है, दूसरा बंदा आया, उसने कहा इसको ज़रूरत क्या करने की, ये तो ऐसे था, तुमने फजूल में ये बात की है, उसके सामने नहीं कहा, बाद में कहा, लेकिन अच्छा मैंने भी सेम आपके वाला बिहेव किया, मैं कहा नो जी भाई सीनियर ने कहा है बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, मैं तो अपने आप को डाउन कर लिया, मैं कहा यार मुझे तो वाकई कुछ नहीं पता, मतलब मेरी तो रूहानियत भी ज़ीरो है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये बात ठीक थी। दूसरा केस मेरे साथ बहुत स्टार्ट में ही हुआ था, दुआ के ऊपर दुआ कराना। इंटरेस्टिंगली मैंने ये बात आपसे सुन ली हुई थी, सही है, मेरी गलती है कि मैंने ना आपसे ये बात कन्फर्म नहीं की, लेकिन मैंने फिर कहा नहीं सीनियर गलत नहीं हो सकता, सीनियर होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसका तजर्बा ज़्यादा है, लेकिन ये इवन जो अब नए भी आते हैं ये भी पुराने होंगे कभी, ठीक है ना, लेकिन नए बंदे को सर
पुरानी बात ना करें, उसको मत दें, उसको ना अपना एक्सपीरियंस करने दें। वो बेवकूफ़ों वाली भी दुआ करा रहा है, मैंने तो यहाँ पे देखा है कि बेवकूफ़ों वाली भी दुआ करा दो ना, अगर वो उसकी नीयत ठीक है ना, तो सर उसके अल्फाज जो मर्जी हो दुआ फिर भी हो जाती है। मतलब आप क्या क्या कि एक बात आपने अपने इंटरव्यूज़ में 1000 दफ़ा कही है कि अगर हीरा मंडी की काकी भी दुआ करा सकती है तो फिर आप मैं कौन है, ठीक है। यहाँ पे ये बात पे भी डिस्कशन हुई कि आपके अल्फाज ही गलत थे, ठीक है। आप पे भी एक्यूज़ यही करते हैं ना कि जी माफ़ी का नहीं आप कहते, तो जी आप ये क्यों कहते हैं, आपने एडिशन कर ली है। मतलब वही वाली बिद्दत ही होगी ना कि दुआ में बिद्दत कर दी है आपने, बाबा जी के सिस्टम में बिद्दत कर दी है। तो मैं एक कहती हूँ कि आप ये ज़रूर मैसेज दें। दूसरी बात ये कि इस दुआ के रूम को आज मतलब मुझे वो बात लगी है कि मतलब हम यहाँ क्यों आते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए आते हैं ना, जिस चीज़ के लिए, आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर जावेद को भी ना जवाब दें, अपने आप को जवाब दें। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप आए थे ना और जो सुकून आपको पहले दिन मिला था, कोशिश करें कि इस जगह को वैसा ही रखें, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि इट्स यूज़लेस टू कम हियर। लिटरली वही वाली बात है आपकी कि फिर आप 12 बजे तक ख़त्म करें या फिर आप घर से लाइव कर लिया करें। मैं मतलब ये नहीं कह रही कि मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मैं यहाँ सुकून के लिए, तो लिटरली जब मैं नई आई थी मुझे लिटरली किसी में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी सर, मुझे नज़र ही नहीं आता था मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा हो। कसम वाली बात है, मुझे तो स्टार्ट का टाइम ही नहीं याद, मैं अपने ही फेज़ में होती थी और वो इतना खूबसूरत टाइम था कि मैं आई विश कि मुझे वो एक स्टैटिक स्टेट दोबारा ज़िंदगी में मिले। जो ये भी नए आए हैं, जो इन्होंने कहा ना कि जो पहले दिन मुझे दुआ कराई थी, वो जो फीलिंग थी वो अब मैं अल्लाह अल्लाह कर तो रहा हूँ 3 दफ़ा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही। वो फीलिंग भी आपने खुद कायम रखनी है, सही है ना। आप उस फीलिंग में नहीं रहते, सही है ना। मेरी नज़र में जब मसले आना शुरू हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं भी तो उस जगह पे नहीं रही ना, ठीक है। प्लस इस बात को मैं एज अ बीइंग, अब मैं भी चलें जी थोड़े बड़ों में कंसिडर होती हूँ, मुझे भी 8-9 साल हो गए, मैं ये नोट करती हूँ कि मैं नए बंदे को ना टोकूँ। बोंगी भी मार रहा होता है ना, सही है ना, मैं उसे कि नहीं कहती तुम बोंगी मारे, मैं कहती तुम मारो। मैं कहती होती हूँ कि आपने 10 साल लिए थे ना तो दूसरे को 11 साल ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप 10 में सीख गए थे तो वो हो सकता है 11 में सीख जाए, ठीक है। जो मैंने बात की थी कि मैंने 4-4, 6-6 साल बाद आपके पास लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने गालियाँ निकाली, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि ये वक्त कम बैक करेगा, ये आके कहेगा कि सर आपने मेरी सोच बदल दी है, ठीक है। लेकिन वो बंदा आया, यहाँ सबने देखा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप सबको दें, ठीक है, लेकिन ये कि किसी को रोके ना। और एक बात बड़ी अच्छी वो है कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, आपकी तरफ से नहीं कह रही, कि अगर मैंने ही, चाहे मेरा कोई काका काकी, मैंने किसी को आगे दुआ कराई है, मैंने ना उस पर मेहनत की है, मैंने अपना टाइम दिया है उसको, ठीक है। हम नहीं कंसिडर करते, अल्लाह कर रहा है, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस में यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू आर डूइंग एफर्ट, यू आर डूइंग इनपुट, सही है। तो सर की मेहनत को ज़ाया ना करें, ठीक है ना। मतलब मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे देखा है कि जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेरी एक हरकत से वो बंदा ऑफेंड हुआ, मेरी एक हरकत से, ठीक है, मेरे के जेस्चर से, मतलब यहाँ तक कि मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं कमल आंटी का काम जाके डिस्टर्ब करूँ, सही है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल ड्यूटी है। मैंने एक दिन मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और मेरे से 2 दफ़ा किसी ने पानी मांगा तो मैं तो 3 दफ़ा सोचा कि यार इसको इतनी प्यास क्यों लग रही मतलब घर से पी गई, आ जाओ यार, इतना पानी क्यों मांगते हो, ठीक है। तो यू नेवर नो, सही है। आप बात करते हैं हारून की, मतलब दरवाजे पे खड़ा होना कौन सा आसान काम है। इतने साल आप खड़े ना, आपको खड़ा करूँ हम अभी करें, हाँ आप अकीदत में जाके खड़े हों, हाँ ज़रा। आप बहुत लकी हैं कि आप करीब बैठे हुए हैं जी, आप सोफे में बैठे हुए हैं, मैं नहीं खड़ी हो सकती, आई एम सॉरी, ठीक है। तो आपकी वो उस इंसान की जो मेहनत है बस वो ना ज़ाया करें, क्योंकि ये आपके साथ कोई नुकसान नहीं है, आपका नहीं है, ये उस बेचारे उस इंसान के साथ नुकसान है, ठीक है। और आपकी तो मेहनत, चलें आप नहीं कंसिडर करें आपकी मेहनत है, लेकिन बहरहाल टाइम तो लग ही रहा है हर चीज़ के ऊपर। तो मैं कहती होती हूँ कि सर मतलब दूसरे की मेहनत को ना ज़ाया करें आप। मतलब ये आप मैसेज ज़रूर दें कि एक मेरा कंसर्न है कि प्लीज़ इस दुआ को दुआ रहने दें, खूबसूरत रहने दें, ठीक है। आप कोशिश करें ना, हम अपने घरों में भी तो कोशिश करते हैं वैसा बनने की, तो हम यहाँ क्यों नहीं? मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब मैंने यहाँ पे लड़ना ही है, मैंने यही देखते रहना है कि सर के राइट कौन बैठा है, लेफ्ट कौन बैठा है। मतलब इस चीज़ में से निकल भी तो सकते हैं हम तो, और पहले दिन हम निकले होते हैं। मेरा नहीं मानना कि यहाँ पे कोई भी बंदा ये कहेगा कि मुझे पहले दिन कोई नज़र आ रहा था, पहले दिन आप कोई नज़र ही नहीं आता किसी को, ठीक है। और आप बड़े खूबसूरत जुड़े होते हैं, आपको सिर्फ सर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फिर वो भी नज़र आता है जो कि जी। आपने क्या सर मैं एक आखिरी बात करूँगी। 9:15 हो गए सर वो ये है कि कभी भी ये मत कहें कि सर मुझे आपसे बहुत प्यार है
क्योंकि सर तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका खुद ही रिज़ल्ट कार्ड जो है ना आपके हाथ में आ जाएगा। मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि कुछ सिचुएशंस में मैं क्यों हूँ, तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर सी बात है, आप कभी किसी पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल रहे होते हैं, कभी किसी पे डाल रहे होते हैं। मैं कहा यार अपना भी तो सोचो, तुम क्या कर रही हो। तो मुझे ना एक बात याद आई कि मुझे बड़े बड़े डायलॉग बोलने की बड़ी आदत है, कि बड़े बड़े दावे करने की। तो मैंने ना ये रियलाइज़ किया कि मैंने अच्छे खासे दावे बोले हुए हैं कि मुझे सर से बहुत प्यार है, मैं इश्क, शुरू में तो मैं कहती थी मुझे इश्क है और बस मैं मर जाऊंगी सर के बगैर, और ये सारा तो ये नहीं कहना होता, बस चुप ही रहो, ये कभी मत कहो। रिजल्ट कार्ड सर नहीं देते, खुद ही मिल जाता है। शुक्रिया। जो फरदा को दो। सर मेरा ना एक प्रॉब्लम होता था, आपको पता है मुझे ख्वाब बहुत ज़्यादा आते होते थे ना दुआ से पहले। तो शुरू में ना तो आपने मुझे प्यार से समझाया, कुछ ख्वाब का भी कर दिया। तो एक ना ख्वाब था जिस पे आपने मुझे कहा कि ना ये ख़राब करने वाली बात है सर, मुझे वो ख्वाब याद भी नहीं। आपने कहा इसको भूल जाओ सर, मैं उसी वक्त ना उसको ख़त्म कर दिया। तो आपने ना मुझे शुरू में कहा था कि कुछ ख्वाब जो आएंगे ना उनको लिख लेना। ये जब मैं आपके पास आई थी तो सर मैं ना कुछ होते थे वो लिखती होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ना कोई ख्वाब आया जिसमें मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन नज़र आया ना। मैंने बड़े उससे लिखा कि ओ ये पता नहीं क्या ख्वाब है, इसका पता नहीं क्या मतलब, मैं सर को जाके बताऊंगी। सर मैंने जब वो ख्वाब लिख लिया, उसमें जो मुझे नज़र आया ना, मुझे वो पर्सन का पता नहीं है, आई डोंट नो हु ही वाज ना। तो अगले दिन ना आपकी रिकॉर्डेड आई वीडियो, उस पर आप कह रहे थे कि जिसको भी ख्वाब में मेरे अलावा कोई नज़र आता है ना उसे तो मैं ख़त्म करूँ। सर मैं गई, मैंने जाके वो पेपर ही फाड़ दिया, मैंने ख्वाब ही नहीं। सर उसके बाद से मैंने ख्वाब लिखती, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सर और जब भी मैं किसी को दुआ करा रही होती है ना, कोई आके मुझे ख्वाब सुनाना शुरू, मैं कहा ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर वो मुझे आगे से डांटना शुरू कर देते हैं, अच्छा जो नबियों को ख्वाब आता था और जो वलियों का आता। मैंने कहा वली हैं अब नबी हैं, मैंने क्या किया ना, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और सर मैं वो जो ख्वाबों पर इतना ज़्यादा करती थी, हर चीज़ मुझे, क्योंकि कहते भी थे इसको ख्वाब आते हैं, इसको ख्वाब आते हैं। सर मुझे ख्वाब आते भी ना तो मैं कहती मुझे नहीं आया ख्वाब। तो सर मैं कोई नहीं लिखती, आप बस यही वैसे बताना था जी। ठीक है, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। इसीलिए अब तेरे फ़ोन भी वहाँ से कम आते हैं। पहले रोज़ ख्वाब देखना, रोज़ मेरी जान खानी, फिर वो ख्वाब पूरा सुनाना, फिर उसके बाद जान खानी कि इसका मतलब क्या है। मैं तो सुन लेता था। माइक नहीं कि क्योंकि मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं बात करती होती थी ना, उसमें रोना शुरू कर देती थी। तो मेरी अम्मा करती होती थी, पहले सही तरह बोल तो लो, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही, चुप करो, जब सही तरह सही हो जाओगी ना मुझे तब कॉल करना। मुझे 2 दिन बाद मैं कॉल करती थी, मैं ठीक ही नहीं होती थी, ये दुआ से पहले की बात। तो सही एक दिन मुझे याद है, मैं आपसे मिल के गई ना, एक तो मैंने मुश्किलों से आपसे बात करना स्टार्ट की, मुझे काकी जी डांटती थी कॉल करो, और मैं कहती नहीं मैंने आपसे करनी है। तो ना एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और नहीं ना सोया जा रहा ना खाया जा रहा। तो सर मैंने ना आपको कॉल की और मैं इस तरह बोल रही थी सर, बिल्कुल इस तरह। और सर आपको सारी बात समझ आ रही थी, और मैं अभी तक सबको ये कोट करती हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि आपको कैसे समझ। सर मैं यूँ बात करी थी, आपने कहा हाँ हाँ ये यूँ है मैंने। और सर मैं उस वक्त सोची इनको कैसे समझ आई है। मेरी अम्मा होती तो उन्होंने कहना था चुप करो, पहले सही तरह बोलना तो शुरू करो। और सर फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट यूँ ही बात की। आपने कहा हाँ ठीक है। सर मैंने फ़ोन बंद किया और मैं सो गई। और सर जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल पता नहीं सर एम बस जी। मैं कहूँगी तो मैं सीनियर्स के बारे में बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो कहना चाह रही थी वो सारा कुछ ही खुद ही कह रही है। आप कुछ कहना चाह रही थी, इन्होंने खुद ही मान लिया। खुद ही मान लिया कि हम कल्प्रेट। मुझे सारे उस्ताद मिलते हैं। मैं यहाँ पे आई, पहले तो मेरे से पूछा नहीं गया था कि तुम्हें कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे आ गई तो उसके बाद जो मुझे लेके आए थे ना खुद भाग गए। तो बाद में उनको भी पता चला कि उनको भी इधर ही आना है, फिर वो भी वापस इधर आ गए। तो शुरू में ये होता था, मुझे सारे बता रहे होते थे, सारे पढ़ा रहे होते थे। मैं कहती थी ऐसे चलो मैं इससे भी सीख लेती हूँ, इससे भी सीख लेती हूँ। सारे उस्ताद बन जाते थे तो मैं पढ़ भी लेती थी सबसे। बाद में मुझे समझ आई कि नहीं अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है नहीं इस्तेमाल किया कभी, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने आप पे फोकस करना शुरू किया और मैं बाकी पे कम ही करती हूँ, लेकिन अभी भी वो मुझे सब पढ़ाते हैं। लेकिन मैं नहीं पढ़ती अब, मैं नहीं पढ़ती उनसे। और वो जो
जूनियर आता है ना और उसको आते ही सब कर रहे होते हैं, टांग खींच रहे होते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारा माशाल्लाह से सभी बता रहे थे यही कुछ करते हैं यहाँ पे। चलो सारे असल में इन गुड फेथ ही कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प करने की हाँ कोशिश कर रहे एग्जैक्टली। लेकिन अब एक बंदा, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई मरीज होगा तो आएगा ना, मरीज ही होते हैं सारे। होते हैं। गलती वहाँ से होती है जहाँ से आप लोगों को आपस में एक दूसरे में खामियां नज़र आनी शुरू होती है। मुझे एक मसला ये हुआ था, जब आप कहते हैं यूनिटी की बात, कोई भी काम करना होता है ना, तो जब एक टीम काम कर रही होती है ना, क्रिकेट टीम क्यों नहीं है, 12 खिलाड़ी हैं, 11 है ना, खेल रहे हैं, तो अगर वर्ल्ड कप मिलेगा या कप मिलेगा ना तो वो टीम को मिलता है, एक बंदे को नहीं मिलता कि एक ने छक्के मारे तो ये एक का ही नाम है। तो वो सारे जब मिलके काम करते हैं तो सबका ही होता है। तो जब इज्जत मिलेगी तो वो भी सबको इकट्ठी मिल जाएगी, अगर बेइज्जती होगी तो ये कि थोड़ी बट जाएगी, फील कम होगी, लेकिन होगी सबकी। तो जब मिलके करते हैं, जैसे ये वोट्स पे भी तो सारे काम कर रहे थे, तो मैंने बीच में एंड पे मैंने ये सोच लिया था अच्छा चलो मुझे दीवार समझ लो, तो वो दीवार समझने के बजाय मैंने दीवार के साथ लगा दिया सबने। मैं जिसके पास भी जाते थे अच्छा ये काम करना है, वो काम करना है, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ, शायद मैं गलत हूँ या मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो के सोचती हूँ कि नहीं मिल के करना चाहिए। आप ही ने मुझे कहा था कि नहीं तुम सबको खुश नहीं कर सकती हो और सबको इकट्ठा भी नहीं कर सकती हो। तो मेरा ये मसला, ये मैं नहीं सीख पा रही हूँ, मैंने अभी तक सीखा भी नहीं है। कोई नहीं, सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल है ना, अपनी अपनी एप्टीट्यूड के साथ है। जैन क्या कहना चाह रहा था, हैं क्या बात करना चाह रहा था? माइक दे दे इसको। स्पीकर ऑन। मैंने एक चीज़ ख़ुद जो ऑब्ज़र्व की है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि अगर दुआ में कोई आता है और उसका आपसे बेसिकली आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आपने उसको स्पेशली जब वो न्यू आता है तो आप ख़ुद कहते हैं कि बच्चे को गोदी में उठाया होता है मैंने, या उसको उस तरह से डील करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं या पैम्पर करते हैं, या जिसको आप ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो बेसिकली गोदी वाले जब फेज़ में होता है तो बाकी लोग ये समझते हैं कि ये बहुत लाडला है, या ये कोई बहुत स्पेशल बंदा है, या ये कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। अब वो क्या करते हैं कि वो भी उसका उसी तरह से अदब करने लग जाएंगे, या उसको उसी तरह से प्यार देने लग जाएंगे, या उसको उसी तरह से रिगार्ड करने लग जाएंगे। लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि आपने 2 साल अपनी गोद में उठाना है, या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उठाना है, उसके बाद आपने चूंडी काटनी होती है, या आपने उस पर टेस्ट आना है, या जो भी उस तरह से होता है। मैंने ये देखा है कि जब आप एक बंदे को डांट रहे हैं, या आप एक बंदे को थोड़ा मतलब उस तरह से कर रहे हैं, उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, या उसको अपनी जगह पे खड़ा कर रहे हैं और वो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो मैंने ये देखा है कि वही लोग जो पहले उसको बहुत रिगार्ड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो लोग विदाउट एनी रीज़न उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। और मैंने चूँकि इस चीज़ को, और मुझे ये पता है कि आज ही अगर ये बंदा बेसिकली किसी जगह पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, या फोकस नहीं हो पा रहा, और मुझे ये पता है ये अगर अंकल जी के पास हार है तो ये 6 महीने साल कुछ ना कोई टाइम लगेगा, अल्लाह खैर करे, ये वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। जब वो खड़ा होगा ना तो मुझे ये पता है कि पहले आपने उसको अगर गोदी पे उठाया हुआ था, जब वो खड़ा हो जाएगा आपने वापस उसे उठा के अपने सर पे बिठा लेना, ठीक है। लेकिन जो चीज़ उस बंदे को पर्टिकुलरली हर्ट करेगी ना, कि वो उस टाइम फ्रेम में जो उसका तो टेस्टिंग टाइम था, यानी आपका तो उसके साथ एक अपना पर्सनल रिलेशन था, लेकिन उस टाइम जोन में जो बाकी लोगों ने उसके साथ यूं कह लो कि एक वो थोड़ा रूड बिहेवियर या नफ़रत वाला बिहेवियर रखा है, तो उसको वो नहीं भूलेगा, उसको वो चेहरे नहीं भूलेंगे। उसके लिए वो बड़ा एक मतलब एक रियलिटी चेक होता है बहुत खूबसूरत। यानी मैं तो कई दफ़ा कहता होता हूँ कि अगर अंकल आपसे प्यार करते तो पूरा दुआ रूम आपसे प्यार कर रहे हैं, और अगर अंकल ने कहीं 2-3 दफ़ा आपको सबके सामने डांट दिया ना, तो बस फिर देखना आपको खब्बे सज्जे से कोनियाँ बजती। तो उसका मतलब मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचता होता हूँ कि मैं ख़ुद कहता होता था, पहले मुझे लगता था कि दुआ रूम में हम सारे आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे नज़दीक फ्रेंड की डेफिनेशन तो वो होती है जो आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ होता है। मेरे नज़दीक तो वो मुश्किल टाइम है ना मेरा, यानी अगर आप उस पर डिसिप्लिन कर रहे हैं, या वो किसी जगह खड़ा नहीं हो पा रहा है, या उस पर कुछ मुश्किल टाइम आया हुआ है,
तो उस टाइम जो बंदा उसका आगे साथ देगा या वो आपके साथ उसका जो भी हुआ, अगर वो आपके उसको सही यानी एटलीस्ट वो इस वजह से नफरत नहीं करेगा कि यार इसको तो आजकल सर मुंह नहीं लगाते और ये फोकस नहीं रहा या ये इस तरह से नहीं रहा, इस तरह से नहीं रहा, तो अगर उस टाइम फ्रेम में वो उसके साथ एटलीस्ट उस तरह से नफरत नहीं करेगा, तो एक टाइम आएगा कि उसको, मुझे ये पता होता है कि इसने वापस ठीक हो जाना है, या अगर ये ठीक हो गया तो इसके साथ तो अंकल जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वापस वैसे हो जाना है जैसे जब ये अपनी गलती पे काबू पा लेंगे या ठीक कर लेगा तो अंकल ने इसके साथ वापस ठीक हो जाना है। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये होता है कि वो जो उसके नज़दीक वो उसके फ्रेंड्स हैं या उसके यानी एक वो मानता है उनको, हाँ, अब वो उसके लिए बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल होता है बंदे के लिए। मेरा बस एक ये था कि इस आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर ना मैं लोग यहाँ पे रिगार्ड भी करते हैं और उसके बाद फिर काफ़ी कुछ भी करते हैं, तो ये एटलीस्ट ना करें। या मतलब अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो फिर आप एटलीस्ट उसको प्यार ही देते रहें और उसको इतना ज़रूर कहेंगे यार जो अंकल कह रहे हैं उस पर कर लो। यानी मैंने तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक देखा है कि आपने एक दिन मेरी अम्मी को जब डांटा तो मेरी अम्मी बड़ी वो टेंशन में थी ना, तो मैं उनके पास प्यार से हंसा, मैंने उनको जाके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या हुआ, तो कहती मीनू वो डॉक्टर जवेद ने है क्या है ये वो ना, तो मैं हंसा। तो मैंने फिर बाद में उनको खुद समझाया, मैंने कहा मामा आपको बेसिकली उन्होंने इसलिए डांटा है और ये आपका बेसिकली टेस्ट है, आप गलती कर रही हैं, आप इसलिए नहीं ठीक हो पा रही। तो अम्मी आगे से कहती अच्छा, अब उन्होंने उसको थोड़ा रीथिंक किया या वापस उस तरह से गए। तो मेरा मानना ये है कि आप कम से कम इतना रोल प्ले कर देंगे, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि उसको डांट पड़ी है तो अगर तो आप उसको इतनी की हेल्प कर सकते हैं कि उसको इतना बता दें यार ये गलती अगर ठीक कर लेगा तो वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ये पता होता है कि हर बंदे ने अपनी गलती एक टाइम फ्रेम के बाद जाके ठीक करनी होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, लेकिन अगर उस टाइम फ्रेम में आप उसको इतनी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम फिर वो कोनियाँ मारने वाली हैं वो एक वो जो रूड बिहेवियर होता है वो ना रखना, वरना वो बड़ा मतलब मुश्किल होता है बाद में उस बंदे के लिए बेयर करना। पता नहीं, जहाँ तक आपकी अम्मी वाली की बात है वो तो चूँकि 2005-6 से उन्होंने दुआ की हुई है और मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, क्लिनिक पे शायद आई थी, वो बच्चे साथ ही बैठे हुए थे, उस बच्चे की ही बात करनी। आप एक होता है छोटा बच्चा, एक होता है मैच्योर बच्चा, समझदार बच्चा, उसकी आप शिकायत लगा रहे हैं उसकी मौजूदगी में, और वो मैं उन्हें रोकना चाह रहा था। कुछ ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं पास ऑन करनी चाहिए सबके सामने, या अगर आपने करनी भी है तो आप अलहदा बात करें। अगले बंदे के पास ये गुंजाइश उस बच्चे के पास ये छोड़ दें कि वो कोई एक्सक्यूज़ दे ही दे, आप उसको चौक में नंगा भी कर दें और फिर आप कहें कि अब इसको आप समझाएं, तो अब उसको क्या समझाएं, ठीक है। वो तो उन्हें मैं स्नैप करना चाह रहा था क्योंकि मुझे अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी पता थी और मैं नहीं चाह रहा था वो बोलती। उन्हें डांटा तो मैंने इसलिए था क्योंकि एक दो बार मैंने उन्हें रोका, वो नहीं रुकी, वो अपने फ़्लो में बोल रही थी, तो शायद मैंने डांटा था जहाँ तक मुझे याद है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी को गोदी उठाता हूँ या किसी को ज़्यादा पैम्पर करता हूँ आपके ख्याल में, नहीं, वो ये और चीज़ें हैं, ये आप लोग अपनी अपनी जगह दुआ कराएंगे तो आपको समझ आएंगी। अदरवाइज़ आप बस इन चीज़ों को सोच सकते हैं, कह सकते हैं, आपकी सजेशंस हैं, लेकिन जब आप खुद दुआ कराते हैं आप जैसी उम्र का लड़का अगर 2-4 लड़कियों को दुआ करा दे तो मुझे पता है कि 4 में से 3 के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाएगा और उसको यही नहीं पता चलना है कौन सी गोदी उठानी है और कौन सी उतारनी है। चे जाए कि चौथी जो है वो हील से मरम्मत करे और चारों को बता दे और फिर तबीयत साफ़ हो गई, यार ये दुआ कराते कराते मैं भी किधर निकल गया था। ऐसे है ना, वो नेचुरल सा है। मेरा नहीं ख्याल आप लोग भी उसे साथ पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, उन्हें नज़र आ जाता है कि सारे इस बंदे को थोड़ा एक्स्ट्रा लिवरेज दे रहे हैं या ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या उसकी कैफियत ऐसी है, स्पेशली कैफियत वाले कुछ लोग होते हैं। मैं
आप सारों का, आप में से बहुत से ऐसे लोग पुराने हैं, ज़िरवा को आते हुए 12-13 साल हो गए हैं इसको भी। शुरू में इसकी ऐसी हालत हो जाती थी, कई बार ये दुआ रूम से ही कहीं चले जाती थी, या दुआ रूम के बाद घर जाते हुए घर वालों से वो बाइक से उतर गए, रिक्शे से उतर गए। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे थे, दुआ रूम के लोग, जो या दुआ वाले दिन नहीं, बाकी वीकडेज़ में अचानक कहीं इसको देखा है सड़क पे ऐसी हालत में, तो वहीं पे खड़े होके इसको मॉनिटर भी करना शुरू कर दिया, मुझे फ़ोन कर दिया या इसके घर वालों को कर दिया कि हमने इसको यहाँ देखा है, हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ आ जाएं। या ये तो ये सारा प्यार ही था ज़िरवा के लिए भी सारों का, या ज़िरवा जैसे और 2 बच्चों, अहमद के लिए बड़ी ड्यूटी कमल ने की हुई है। उसका तो लैपटॉप और पर्स भी सड़क पे गिरा होता था और वो कई बार इन्होंने उठा के उसको घर पहुँचाया। आज वो हार्वर्ड में PhD कर रहा है ना, तब तो नहीं कर रहा था, तो तब वो लम्स में था और हालत उसकी ये होती थी। उसके वालिद भी जज हैं, वो भी जज साहब के बेटे, और वालदा। तो इन 2 बच्चों की ड्यूटी आप दुआ सेशन वालों ने बहुत ज़्यादा की, इन्हें बड़ा प्यार भी दिया, बड़ा मतलब ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन ही है ना कि आप लोगों ने कहीं भी देख लिया और नोटिस किया, वहीं पे रुक गए, चाहे इनके करीब नहीं गए लेकिन फ़ोन कर दिया इनके घर वालों को या मुझे कर दिया कि यहाँ पे हम खड़े हैं, ये यहाँ पे है। कई लोग तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि इसका पता नहीं चला, तो सड़कों पे सारी सारी रात फिरते रहे, सारे ढूंढते रहे और ढूंढ भी लिया। या ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा जज्बा है। मैं तो इसको याद रखता हूँ, मुझे याद है, हालांकि कई बच्चे अब नहीं आते, जैसे कैसर था वो अब नहीं आता, लेकिन वो ज़िरवा की हमेशा ड्यूटी, वो अमूमन ज़िरवा को वो स्पॉट कर लेता था, उसने मुझे फ़ोन कर देना कि सर ज़िरवा को आज मैंने ये यहाँ खड़ी है। और हालांकि वो दुआ से या ये चमत्कार से या इन चीज़ों से वो बहुत कन्विंस्ड नहीं है था, ना ही आज भी होगा। वो थोड़ा कॉमरेड किस्म का इंसान है और मेरे से ज़्यादा हर्ट हुआ है वो। उसको आप लोगों ने, जैसे आप लोग अनड्यू मजाक करना शुरू कर देते, तो एक बंदे की नई नेचर होती मजाक वाली, उसकी नई थी नेचर मजाक वाली, तो आप में से कुछ लोग मजाक करते रहते थे उसको। तो किसी उर्स के ऊपर ही मैनेजमेंट में उसको ये बात पे माइंड कर गया कि सर ने क्यों नहीं इन्हें स्नैप किया, ये मुझे मजाक कर रहे थे। और फिर वो इसी गुस्से में आ गया कि मैं अगर 2 दुआ सेशन नहीं आया तो सर ने मेरा पूछा क्यों नहीं। हालांकि मैंने उसे मैसेज भी किया, पूछा भी, लेकिन वो एक अलग बात है। उसकी जैसी जितनी देर वो खुशी से आता था फिर चला गया, लेकिन उसने जितनी देर भी रहा ड्यूटी बहुत ख़ुद से वॉलंटियर करके की, मतलब उसे मुझे कहना नहीं पड़ा, डेडिकेशन से। या जिसका एक चीज़ होती है किसी काम की ओनरशिप लेना, ठीक है, वो उस काम की, जो काम वो लेता था उसकी ओनरशिप लेता था, ठीक है। अब इकबाल साहब किसी काम को शुरू कर लेते हैं, कई बार मेरे कहे बगैर कर लेते हैं, इन्हें पता होता है, ठीक है, मेरे इशारे को भी जान जाते हैं या कुछ। मैं कई बार बाद में वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ वो सारा कुछ हुआ होता है। इसी तरह कमल जो है, मैंने रिसेंटली 1-2 चीज़ें नोट की, मैंने इसे डांटा, बल्कि मैं ये क्या कर रहे हो, आप लोग सारे चले गए थे। वो उस सारे काम की ओनरशिप लेना, वो 5-6 बजे ये आती है, अपने बच्चे, उसकी शादियाँ होने वाली हैं घर में, उसके सारे, तो और हज़ारों काम होते हैं, लेकिन इसका अजर इन सबको अल्लाह दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं आके इनकी खामियां गलतियां निकालना शुरू कर दूं या कोई और, वो गलत है। हमने अपने आप को ठीक रखना होता है, हम खुद ठीक रहें। और वो जो काकी ने बात की है कि पहले दिन वाली जो दुआ होती है, पहले दिन वाली आपकी जो फीलिंग होती है, आप यहाँ आए क्यों हैं, किसके लिए आए हैं, उस पर फोकस रखें। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इवन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर आप सीखना चाह रहे हैं या आप देख रहे हैं क्या दुआ करनी, इसको सिर्फ मुझे देख के सीखना है तो फिर 2200 वीडियो पड़ी है, उसको देख लें, नहीं बनेगी बात। आप ख़ुद दुआ कराएं, आप उस बंदे को टाइम दें, और दुआ कराना इज़ जस्ट फर्स्ट स्टेप।
दुआ कराने वाले आगे बनाना जो है ना, वो है कोई काम। तो अगर दुआ कराने वाला आप एक भी तैयार कर लें, ठीक है, या कैफियत वाले बंदे की आप एक की भी ड्यूटी कर लें, मैं कहूँगा आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन कैफियत वाले की वही ड्यूटी कर सकता है जो खुद कैफियत से गुजरा हो या उसे अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज़ बेचारा परेशान होता रहता है। टफ़ काम है। या उस तरह की काकियों की ड्यूटी भी बहुत टफ़ काम है, ठीक है। ये मजजूबों की ड्यूटी, दांतों को पसीना आने वाली बात है, ठीक है। मैं शायद जो थोड़ा बहुत काम करता नज़र आता हूँ वो शायद इसलिए कि बीइंग ए डॉक्टर शायद मैं इसको बेयर कर गया हूँ। वो मेरी एटीट्यूड डॉक्टर वाली थी, मैं डॉक्टर था एक, तो मेरे पास सीरियस पेशेंट भी आना है, मेरे पास हर तरह का पेशेंट आना है। मेरे क्लिनिक पे स्पेशली जब मैं नया पेशेंट डील कर रहा होता हूँ और घंटा घंटा तो नए पेशेंट पे लगना मेरी रूटीन है। ऐसे पेशेंट हैं जिन पे मुझे 3 घंटे भी लग गए, 2 घंटे भी लग गए। मेडिकली तो ज़ाहिरी बात है उस पर नहीं लगने चाहिए थे, मेडिकली तो हाफ एन आवर में सारा कुछ हो जाता है, बाकी तो दुआ ही था, ठीक है। उन लोगों को भी, क्योंकि ये लोग बहुत ही जैसे कहते हैं फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, इनमें कई ऐसे लोग होते हैं कि वो एक बार अगर उन्हें ज़रा सी ठेस लग जाए तो उन्हें दोबारा संभालना मुश्किल होता है, ठीक है। और इस सारी एहतियात के बावजूद सम टाइम मेरे से भी गलती हो जाती है, या मैं टेम्पर लूज़ कर जाता हूँ, या अकल में फंस के खुद अपना किया हुआ काम भी ख़राब कर लेता हूँ। इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाए नहीं जा सकते, वो आप गलतियों से सीखते हैं। हम सारे ही गलती कर सकते हैं, हो जाती हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उस गलती को एडमिट करें और उसे सीखें और दोबारा दोहराएं नहीं। और इमरान खान ने भी इससे नुकसान उठाया, बाकी भी जिन्होंने भी इस रास्ते को अपनाया वो नुकसान उठाते हैं कि आप अगले बंदे को फेस वैल्यू पे लें और अपने जैसा समझें। अब वो अगला बंदा जो है वो नहीं है आप जैसा, और वो आपको धोखा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे मैं नहीं धोखा दे रहा तो ये भी मुझे नहीं धोखा दे रहा, तो वो दुनिया में आजकल हो जाता है हैंड। लेकिन अगर आप वो अल्लाह पे रख के चल रहे हो, आप अल्लाह की खातिर कर रहे हो, आप अपने लिए ना कर रहे हो, तो वो जो आप लोग कह रही है ना कि आपके फेस से नहीं पता चलता या आपके जेस्चर से नहीं पता चलता या ये नहीं पता चलता, वो असल में मैं जिसके लिए कर रहा होता हूँ या जो जिसका काम है वो इतना खूबसूरत वो छांटता है या एक्सपोज कर देता है या उस बंदे को कान खींच लेता है उसके, जो भी करना तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मैं इसलिए उसको फेस वैल्यू पे ले रहा हूँ, तो मेरे से जजमेंटल हुआ नहीं जाता। हाँ, मैं एज ए डॉक्टर मैं ख़तरनाक किस्म का डॉक्टर हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना मल्टी एंगल से सोचता भी हूँ और अगले बंदे को नेगेटिव वे से भी उसको डॉक्टरी में मुझे ये तक सोचना पड़ता है कि ये मेरे से कंसील तो नहीं कर रहा इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, हिस्ट्री सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। कई बार एडिक्ट्स जो हैं वो आपको हिस्ट्री नहीं देते हैं। जैसे वो बच्ची को प्रेनला लगा हुआ था पाँव पे और मुझे उसे पूछना पड़ा, वो नर्स थी ऊपर से, और उसने मान भी लिया कि वो नार्कोटिक पेन किलर उसको देना पड़ता है। मैंने उसे स्नप किया कि तुम क्यों ले रही हो, ये कौन सा जिन है जो के मॉर्फिन के टीके से जाता है, ठीक है। लेकिन और थोड़ी देर को मुझे हुआ कि बेसिकली शी इज़ एडिक्ट और ये सारा बाकी ड्रामा है, और वो नशे के लिए वो आदत बन गई हुई है उसको, जब तक वो नहीं मिलता उसकी मजबूरी हो गई है। लेकिन जो ही मैंने उसकी पल्स देखी और उसे दुआ कराई, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो डॉक्टर्स ने हल ये निकाला है कि उसकी पेन का उनके पास हल नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती इसकी क्या पेन है। और उसने बार बार करेक्ट किया कि जब मेरी हद हो जाती है मैं फिर पेन लगवाती हूँ, मेरी अदरवाइज़ पेन नहीं ठीक होती। तो उसको अंदाज़ा नहीं है, वो स्पिरिचुअल कंडीशंस हैं उसकी। जैसे ज़िरवा को डॉक्टर्स पहले देते रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स और सारी, और अभी भी अगर कोई डॉक्टर इसको इस हालत में देखेगा तो सारे डॉक्टर्स इसको एंटीसाइकोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, पेन किलर्स वो देंगे। बाकी उनका यही होगा कि
है ये कोई साइकी की ही मसला है, और क्या करें डॉक्टर्स। तो खैर ये ज़्यादा ही अक्लमंदों वाली बातें हैं, पागलों के बेड़े। तो आप सबका अल्लाह भला रखे, भला करे, आपको खैर करम फजल रहम से नवाजे और इस मुल्क पे खैर करम और फजल करता रहे। और जहाँ जहाँ सैलाब है या बारिश है तूफ़ानी या जहमत बन रही है, मेरा रब वहाँ खैर कर दे और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली के नीचे जमे रहने की तौफीक दे। आमीन। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले